G. Okay, the question says, okay, explain how a satellite may be in a circular orbit around a planet. ओके अच्छा, यहाँ पे वो बिल्कुल एक ना सिंपल सा क्वेश्चन कर रहे हैं, लाइक बेसिक नॉलेज चेक कर रहा है आपका। ओके, इसको हम इससे करते हैं लाइक, अब यहाँ पे क्या है कि आपका ना, हाँ, मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक सेकेंड, लेट मी सी इट। हाँ, यहाँ पे ये आपके पास आ गई, आपकी ऑर्बिट आ गया, किसका आ गया, सैटेलाइट का आ गया, राइट। ये आपकी सैटेलाइट है मिसाल के तौर पे, राइट। अब यहाँ पे जो आपका ये अर्थ है, ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, जिस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है इसे, राइट। और वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क कर रही है। ये टू चीज़ें आपने इस आंसर में लिखनी है, विच मेक्स दिस सैटेलाइट मूव। जो आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्लैश फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कर लें, इज़ अ अट्रैक्टिव attractive and acts as a centripetal force, right? Yep. Gravitational force is attractive and act as a centripetal force. और क्या कर सकते हैं, and make satellite orbit about a planet, right? ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया, राइट। इसमें दो की पॉइंट्स थे। दो की पॉइंट्स कौन से थे कि आपके पास जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रही है, राइट। और कुछ में कौन सा हो सकता है पॉइंट, आई थिंक दिस इज प्रीटी मच इट। ओके, द नेक्स्ट पार्ट सेज, अच्छा यहाँ से पहले ये पढ़ लेते हैं कि अर्थ है, रेडियस आर है उसका, ठीक है, उसने आर यहाँ पे नहीं मेंशन किया हुआ सही से। ये मिसाल के तौर पे आपका मिड पॉइंट है, ये यूं कर लेते हैं, एक सेकेंड, ये यहाँ से एक ले लेते हैं। ओके, ये यूं कर लेते हैं और यूं कर लेते हैं, राइट। ये जो आपके पास आ गया ना, ये आपके पास है आर है, आर, राइट। ओके, और जो आपके पास और क्या है, ऑर्बिट कौन कर रहा है, मून कर रहा है, राइट। अगर तो मून एज अ सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है और उसका मतलब कि बेसिकली जब आप लोग फार्मूला लगाते हैं G/m अपॉन एक्स स्केयर, ये वो एक्स है बेसिकली, एन आर का स्केयर हो जाएगा, राइट। अच्छा जी, चलो इतना कर लिया है। अच्छा, आगे के हिंट, अच्छा क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन का हिंट होता है, द मून मेक्स वन कंप्लीट ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इन टाइम टी। अच्छा, बताया नहीं है, लाइक अच्छा ठीक है, डेंसिटी उसने हिंट दे दिया है और एक एक्सप्रेशन दे दी और इसको प्रूव करना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखनी है कि अगर तो यहाँ पर, ओके मैं एक थोड़ा सा प्रॉपर बताता हूँ, यहाँ पे ना टी स्क्वायर है, हमने अभी तक जो चीज़ पढ़ी है वो यही पढ़ी है कि अगर तो हम एम आर ओमेगा स्केयर को इक्वल कर दें G/m अपॉन आर स्केयर के, तो हमारे पास टी स्केयर उस एक्सप्रेशन से निकल आता है। तो आई थिंक ये एक वो हिंट है हमारे पास। और क्या हमारे पास हिंट है यहाँ पे, डेंसिटी, यानी अगर डेंसिटी हमने इनपुट करनी है तो डेंसिटी कैसे हो सकती है, एक ही फॉर्मूला हमारे पास, मैस इनटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम इसके अंदर नहीं है लेकिन इसमें 3 है, इसमें एक और हिंट मिल रहा है, और आई थिंक मून है, मून आपका होता है सर्कुलर। इसका अगर हमने निकालना हो वॉल्यूम, कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम 4/3πr³ किस तरह आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट है इसका कि डेंसिटी, ठीक है। सब अब हम ना स्टेप बाय स्टेप करते हैं, लाइक स्टेप नंबर 1 क्या है कि एम आर ओमेगा स्क्वायर, ओके, और G/m
एम अपॉन एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स का स्क्वायर क्या है? एक्स का स्क्वायर अभी मैंने बताया था, ये है, ये डिस्टेंस है ना बिटवीन द मून एंड द अर्थ, एन आर, एन आर का क्यू। चलो एक इतनी सी तो बात समझ आ गई है। अच्छा यहाँ पे एम एम कैंसिल हो रहा है आपस में, काट दिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि आपके पास ये जी एम आपका आ गया क्या? ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपके पास एन आर क्यूब इन टू आर आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि आपके पास एन क्यूब आ रहा है एक, और बेसिकली हाँ। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर तो यहाँ पे ना एम आर ओमेगा, अच्छा एक और चीज़ है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, चलो एक सेकेंड, एक और चीज़ है जो मैंने डील नहीं किया अभी तक जिससे, अभी यहाँ पे आ रहा है। हाँ, अच्छा जी, इसको ओपन कर लेते हैं पहले। ये आर हो गया, ये आपके पास 2 पाई अपॉन टी आ गया, और ये आ गया आपका स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम एन आर क्यूब हो गया। अच्छा जी, ये बात भी क्लियर है। अब आगे क्या किया जाए? ठीक है, टी स्क्वायर चाहिए, यानी एक्सप्रेशन ये ओपन हो रहा है, इसको थर्ड चीज़ में करते हैं। आर मल्टीप्लाई बाय 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर, क्या आ रहा है? जी एम आ रहा है अपॉन, हाँ, जी एम अपॉन एन क्यूब आर क्यूब। अच्छा जी, एक और चीज़ भी आ रही है जो मैंने नोटिस कर रहा हूँ अभी, वो है ये कि आर, अब ये वाला आर कौन सा आपका, एम आर ओमेगा स्क्वायर में कौन सा आर आएगा? जहाँ तक मेरी सेंस कह रही है कि क्योंकि अब हाँ, ये भी आपका बेसिकली एन आ रही है, क्या है? एन आ रहा है। ठीक है चलो, ओके, एक्सप्रेशन में आर नहीं है, कुछ करना पड़ेगा, कोई तो चीज़ है जो मैं गलत कर रहा हूँ। आई फील लाइक डूइंग दैट थिंग रॉन्ग, कोई पॉइंट आई थिंक मैं मिस कर रहा हूँ। अगर तो क्या चीज़ है जो मैं मिस कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। आई फील लाइक एक स्टेप आगे करते हैं, वो ये हो सकता है कि हाँ, अच्छा यहाँ पे करते हैं कि डेंसिटी इज़ इक्वल्स टू मैस बाय वॉल्यूम है। इस वॉल्यूम में अब हम ये चीज़ इंट्रोड्यूस कराते हैं, राइट? हाँ, अच्छा एक और काम करते हैं अभी, इसके अंदर ना 4/3 पाई आर क्यूब है, राइट? इसको अब डील करते हैं एक बार, ठीक है? इसको अब हम उसमें सब्सटीट्यूट कराते हैं। बेसिकली अगर हमने मैस को डेंसिटी, ठीक है, वॉल्यूम की जगह भी ये डालता हूँ, 4/3 पाई आर क्यूब डेंसिटी मैस, ठीक है जी। हाँ, अब आपके पास ये आ गया, कुछ भी करके इसको सब्सटीट्यूट करना है हमने एम की जगह, बेसिकली ये एम है आपका। फिर भी एक जगह मैंने थिंक गड़बड़ की है, मुझे नहीं समझ आ रही वो क्या है, क्योंकि आपके पास एन क्यूब आ जाएगा, एन की पावर 4 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ये वाला आर मैंने इधर जाके मल्टीप्लाई किया कुछ गड़बड़ हो जाएगी। थिंक मैंने गड़बड़ की है, हाँ, आई थिंक मैं समझ गया हूँ, आई फील लाइक मैं समझ गया हूँ। हाँ ये है, ये यहाँ पे क्यूब नहीं आना चाहिए, ये मिस्टेक थी मेरी। यप, यहाँ पे जो चीज़ आनी चाहिए वो आनी चाहिए थी आपकी स्क्वायर, स्क्वायर, और फिर वो जो इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होके आता तो वो बन जाना था एन स्क्वायर, और इस साइड पे जो आना था आपका, हाँ, अच्छा बेसिकली मैं ये चीज़ मिटा देता हूँ, ये यहाँ पे कर लेते हैं, ये एन क्यूब हो गया आपका उस साइड पे, एक सेकेंड, हाँ ये एन क्यूब हो गया, और यहाँ से जो आर था वो आर बन गया आपका आर
क्यूब बन गया, क्योंकि ये वाला आर भी मैंने इधर आके मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वाला एन आर हम कैंसिल कर देते हैं, ज़रूरत नहीं है इसकी, राइट। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर ना हमने ये सब्सिट्यूट कराना है, अपनी ये वाले एग्जैक्ट फॉर्म सब्सिट्यूट करानी है। पहले तो हम ये 6 रिमूव करूँ ना मैं, ओके। हाँ, अब पे करना चाहिए 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर। मुझे ये चीज़ परेशान कर रही थी, शुक्र है समझ आ गई है। अच्छा जी, ये जाके आपके पास आ गया जी। अब आपके पास एम है, ये पूरा का पूरा सब्सिट्यूट कराना है। किस तरह सब्सिट्यूट होगा? एम है आपके पास मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब पाई। चलो आपका ये वाला पार्ट हो गया। अब आगे आपने ना अगर ये डिवाइड कराना है, ये तो बेसिकली डिवाइड हो गया, ये नीचे आ जाएगा, राइट। तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं इसे, मल्टीप्लाई बाय 1/n क्यूब आर क्यूब। अब हम डिफरेंट कलर से क्रॉस कर लेते हैं। ये आर क्यूब कैंसिल हो गया, ये आर क्यूब कैंसिल हो गया। अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन रही है, वो मैं इसको एक ही सम करता हूँ। 4 पाई स्क्वायर/टी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा? अब आपके पास नेक्स्ट होना चाहिए, ठीक है, ये आपके पास जी ऊपर रहेगा, ये 4 आ गया, ये मल्टीप्लाई बाय पाई आ गया, ये आपके पास ये आ गया, ये आ गया आपके पास एन क्यूब आ गया, राइट। अब इसमें बनाना क्या है? डेंसिटी को सब्जेक्ट बनाना है, राइट। डेंसिटी को अगर हमने सब्जेक्ट बनाना है तो नेक्स्ट स्टेप में बना सकते हैं। वो ये होगा कि हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बेसिकली पहले इसको करते हैं और फिर इसको डिवाइड करा देंगे। ये होगा 4 पाई स्क्वायर n क्यूब। अब नीचे डिवाइड कराते हैं। अब आपके पास आ रहा है टी स्क्वायर भी आ रहा है। अच्छा, दोनों साइडों पे 4 4 आ रहा है, वो भी हम कैंसिल कर लेते हैं, लाइक 4 लिख लेते हैं अभी। 4 t स्क्वायर जी पाई इज इक्वल्स टू डेंसिटी, राइट। क्या क्या चीज़ अभी, अच्छा ठीक है, आई थिंक 3 हमने हमारा कहाँ गया भाई? 3 भी हुआ करता था हमारा एक, हाँ ये है 3 हमारा, राइट। हाँ, ये आई थिंक 4 4 कट जाएगा और 3 हमारा नीचे ही रहेगा। एम आई राइट? नहीं, कोई गड़बड़ की, एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैंने 3 कहाँ पे गायब किया है? बेसिकली ये आर आर कैंसिल करके मैंने क्या किया था, 3n क्यूब आना चाहिए था ना, राइट। ये 3, तो अब बेसिकली क्या हो रहा है, ये 4, अच्छा ठीक है, एक सेकेंड, एक और चीज़ करता हूँ, ये आपके पास ना कैंसिल कर देता हूँ। अब इसको सेट करता हूँ, ये कोई ट्रिकी पार्ट था, इतना आसान नहीं दिया जी। ये 4 4 कैंसिल कर दिया। अब हमने, अब करता हूँ 3n क्यूब पाई स्क्वायर, राइट, पाई स्क्वायर। अच्छा, नीचे अब क्या आएगा आपके पास? 3n क्यूब पाई स्क्वायर टी स्क्वायर जी पाई। अच्छा, ये तो आपके पास आ गया यूँ। लेट्स सी अब बनना है, ये नहीं बना। 3 पाई n क्यूब और जी टी स्क्वायर, राइट। अच्छा, एक और चीज़ भी है, मैं कहूँ पाई स्क्वायर क्यों है, क्योंकि पाई ऊपर जाके एक एक पाई रह जाएगा, राइट। ये अब चेक करते हैं, अब कैसे? 3n क्यूब पाई अपॉन जी टी स्क्वायर, यस परफेक्ट। ये एक्सप्रेशन बनाने के लिए हमें कितने मार्क्स दिए उस एग्जामिनर ने? 4। तो एक्चुअली प्रॉपर वर्थ इट थे, लाइक वर्थ डूइंग थे। ओके, नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है? The radius r of the earth is this, and the distance between the center of the earth and the center of the moon is this. The period t of the orbit of the moon about earth is this. Use the expression to calculate. अच्छा ठीक है, पूरा एक्सप्रेशन आगे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, एक्सप्रेशन क्या है कि डेंसिटी 3 पाई n क्यूब जी टी स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि अब आपके पास जो हमें ये वाला डिस्टेंस भी गिवन है, ये डिस्टेंस भी गिवन है, हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो किस तरह होगी कि हम एन आर क्यूब को यूं करें एन आर क्यूब अपॉन, नहीं एन आर अपॉन आर करें, राइट। तब हम एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमें डिस्टेंस चाहिए अर्थ का और मून का, वो क्या है? द रेडियस आर ऑफ द अर्थ इज दिस, and the distance between the center of the earth and the center of the moon is this.
बेसिकली ये टोटल डिस्टेंस है, हम ऊपर लिख लेते हैं 3.84 इंटू 10⁵, राइट। और छोटा जो डिस्टेंस है वो हम नीचे लिख लेते हैं। अब चेक करते हैं कि 6.38 है बेसिकली, राइट, इंटू 10⁻3। अब मैं निकालता हूँ एन की वैल्यू के, 1 सेकेंड रुकिएगा। मुझे डायरेक्ट आंसर चाहिए था, टेक्निकली लेट मी सी इट। आंसर आ रहा है 60.18, राइट, 60.18। मेरे पास टाइम नहीं है लेकिन एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं पूरा, ठीक है। 60.18 ये एन की वैल्यू है बेसिकली, राइट, ये हमें इसकी वैल्यू है। अच्छा जी, अब हमारे पास वैल्यूज़ हैं काफ़ी सारी। वो क्या है कि आपके पास सबसे पहले 3 पाई है। अब एन की वैल्यू आपके पास आ गई है 60.18 का क्यूब। जी की वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू आपके पास अब टी स्क्वायर यानी 27.3 डेज़ है। और 1 सेकेंड, 27.3 डेज़ हैं। इसमें कितने घंटे होंगे? 27.3 डेज़ में 24 आवर्स होंगे, उसमें 60 मिनट्स होंगे, उसमें 60 सेकंड्स होंगे। यप, है ना। इसको अगर आप लोग सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आंसर आना चाहिए 5.54। आई फील लाइक कि दिस इज़ द करेक्ट। ये लाइक दिस इज़ द वन ऑफ द ईजिएस्ट चैप्टर्स इन द सिलेबस, जो आप लोगों को ना वक्त के साथ खुद ही रट जाएंगे। ओके, ये भी एक बार देख लेगा, देखना किसी ने। हमने पिछला पार्ट भी करके आ गए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, लाइक टोटल कितने इसके कर रहे हैं हमने? सारे हैं, कुछ एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना। 30 है, लाइक ठीक है, करेंगे सारे, छोड़ना नहीं है। ओके, व्हाट इज़ द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास? ये आई थिंक इसकी डेफिनेशन होती है, पर मैं चाहता हूँ कि हम मार्किंग स्कीम वाली डेफिनेशन लिखें। लेट मी सी इट फ्रॉम द मार्किंग स्कीम एज वेल, क्योंकि जो असल मार्क्स हैं वो मार्किंग स्कीम के ही हैं भाई और बहनों। 1 सेकेंड, मार्किंग स्कीम मेरे पास ओपन ही नहीं हुई हुई। 1 सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 है, फोर्स पर यूनिट। अच्छा ठीक है, उन्होंने भी, अच्छा मैंने कहा कोई उन्होंने कोई अच्छी डेफिनेशन दी होंगी, उन्होंने डायरेक्ट टू द पॉइंट डेफिनेशन दी है। ठीक है, मैं लिख लेते हैं, फोर्स पर यूनिट मास। मैं ऊपर एक्सप्लेन भी करता हूँ ये क्या है। अच्छा ठीक है, अब आपके पास जो है ना बेसिकली वो यूँ है, Gm/r², राइट। और इसको आपने डिवाइड कराना है टोटल के ऊपर, डिवाइड कराना है किस पे? मास पे। अच्छा, अगर हमने मास पे डिवाइड करा, इसका क्या मतलब था कि आपने मल्टीप्लाई बाय यूँ किया है, राइट। इसका क्या मतलब है कि मास मास कैंसिल हो गया। अब आपके पास जो एक्सप्रेशन बनी है Gm/r² की बनी है, जो बेसिकली किसकी एक्सप्रेशन है? फील्ड स्ट्रेंथ की, राइट। जो आपने यहाँ लिखी, इसको पूरे को मेंशन करना चाहिए, वो भी कर दें, साथ ये भी लिखें। अच्छा जी, फोर्स पर यूनिट मास लिख दिया। चलो जी, नेक्स्ट, द mass of a spherical comet of radius this is approximately this much kg। ठीक है, assuming that the comet has a constant density, calculate the gravitational field strength on the surface of the comet। ठीक है, बेसिकली उसने हमें रेडियस दे दिया है, उसने हमें मास भी दे दिया है, उसने कहा है कि कांस्टेंट डेंसिटी भी है, वो किसी तरह उसने कहा है कि आप लोग हमें ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बन निकाल के दे दें। तो अब आपके पास है Gm/x², राइट। जी क्या है? 6.67, अभी तो हमें रटी गई है, राइट। मास क्या है? 1 × 10⁻13 है, राइट। यस, 1 सेकेंड, यप, 1 सेकेंड, हाँ। अब आपके पास मास है, एक्स की डेंसिटी, 1 सेकेंड, अच्छा जी, 3.6 इंटू 10⁻3 का स्क्वायर। ठीक है, जब
लेट मी सी इट कि इसका आंसर फाइनल क्या है। हाँ, इसका फाइनल आंसर है, लेट मी सी इट के वर्किंग भी सही की है कि नहीं की। सही, हाँ सही and सही। अच्छा जी, इसका जो आंसर आ रहा है आपके पास वो है 5.1 इंटू 10⁻⁻5, राइट। ठीक है, नेक्स्ट। A probe having a weight of 960 Newton on Earth's land on a comet. Using your answer to part 1, determine the weight of the probe on the surface of the comet. ठीक, उसने कहा है कि बेसिकली आपके पास होता है W इज इक्वल्स टू mg होता है ना। अच्छा, उसने हमें 960 तो दे दिया है, साथ उसने कहा है कि इसका जो अच्छा मास तो सेम रहेगा, राइट। जी की वैल्यू अर्थ पे होती है 9.81, राइट। इसमें मास की वैल्यू क्या आई है 97.85 kg, राइट। ये थी हमारी अर्थ के ऊपर मास है, यही मास की वैल्यू तो कभी भी चेंज नहीं होती। W इज इक्वल्स टू mg दोबारा कर लें, इस पर आपके पास जो मैस है वो सेम है 97.85। इसमें जी की वैल्यू क्या है ऊपर आपने निकाली है 5.1 इंटू 10⁻⁻5, और इसका आंसर आता है 5 इंटू 10⁻⁻3, राइट। यप 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 यप। अच्छा जी, क्वेश्चन है नेक्स्ट। A second comet has a length of approximately 4.5 kilometer, ठीक है, and the width of approximately 2.7 kilometer. Its outline is illustrated in a figure 1.1. 2 mark का क्वेश्चन है, क्या है। Suggest one similarity and one difference between the gravitational fields at the surface of this comet and at the surface of the comet in part B. चलो जी समझते हैं। एक चीज़ तो मैं सबसे पहले हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो नॉर्मल कॉमेट शोमेट होगा वो कैसा होगा, वो ऐसा होगा। उसके ऊपर जो फील्ड लाइंस बनेंगी वो रेडियल होती हैं, यस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है, पहले पढ़ाया था। और उसकी अट्रैक्टिव फोर्सेस हर पॉइंट पे सेम होती है, इसके हर पॉइंट पे सेम नहीं होगी। ये आगे डिफरेंस। सिमिलैरिटी हो सकती है, दोनों अट्रैक्टिव होती हैं, राइट। और आई थिंक यही यही गुड इनफ डिफरेंस है कि आपके पास जो सिमिलैरिटी है वो अट्रैक्टिव होती हैं। एक सेकेंड रुकिए, अट्रैक्टिव, यप। और सेकंड पॉइंट है डिफरेंस, इस पे जो फील्ड लाइंस की बनेंगी वो रेडियल, राइट, या परपेंडिकुलर टू द सरफेस, टू सरफेस, राइट। हम इसकी बात करें, इसको इससे कंपेयर करें और फिर इसको इससे कंपेयर करें, किस तरह। आप चेक करते हैं किस तरह मैं बात कर रहा हूँ कि ये तो होगा ना, राइट। एक सेकेंड, राइट, ये हो जाएगा यूं यूं यूं, और फिर आप समझे कि यूं यूं, बेसिकली ना रेडियल लाइंस है। मैं बना नहीं पा रहा एक सही करके, ये राइट, और हर के आगे वो होता है, लेकिन यहाँ पे चेक करें क्या होगा, यूं यूं यूं। बेसिकली ये कोई रेडियल लाइंस नहीं है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस नहीं है पर्सनली, तो ये डिफरेंस आप लिखेंगे। काफ़ी टाइम लगा दिया, इसके ऊपर लगाना नहीं चाहिए था, इतना डिजर्व नहीं करते क्वेश्चन। ओके, स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि क्या है GMM अपॉन एक्स के, राइट। मैं चाहता हूँ कि हम डेफिनेशन जो लिखें वो मार्किंग स्कीम के लिखें, लेकिन मुझे जितनी मेरे दिमाग में डेफिनेशन है वो ये है कि फोर्स इज़ परपेंडिकुलर टू दी masses and inversely proportionate to the scale of separation. Let me see it from the marking scheme, जो marking scheme की वर्डिंग है वो ज़्यादा अच्छी होगी।
एक्चुअली मार्क तो आपको मार्किंग स्कीम की वर्डिंग पे अच्छे सही मिलते हैं, राइट। एक मार्किंग स्कीम की क्या कहती है वर्किंग, फोर्स प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ सेपरेशन, वही वर्किंग है जो मैंने बताई है। लिखते हैं जी, हाथ थक गए, एक सेकेंड। अच्छा जी, है फोर्स प्रोपोर्शनल टू दी, मुझे लगा था बिल्कुल थोड़ी सी डिफरेंट वर्डिंग होगी, फोर्स प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको पूरा लिख लेते हैं, एंड इनवर्सली proportional to the square of separation, right? Right. चलो जी, इतना हो गया। Next, the distant star is orbited by several planets, ठीक है। Distant star is orbited by several planets, ठीक है। Each planet has a circular orbit with the different radius. Each planet orbits at constant speed. Explain whether the planets are in equilibrium. अच्छा, सबसे पहले तो आप लोगों को ये मिसकॉन्सेप्शन दूर होनी चाहिए कि अगर तो कोई चीज़ कांस्टेंट स्पीड से जा रही, इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में है, नहीं। यहाँ पे बिल्कुल आई थिंक जो कॉन्सेप्ट वो यूज़ करना चाह रहे हैं वही वही है जो मेरे दिमाग में है इस वक्त। एक सेकेंड ये क्या कर रहा हूँ। ये आप लोग रेड में कर लें, और इसकी कोई ट्रांसपेरेंसी मोड नहीं है। यप। अच्छा जी, अब हमें यहाँ पे समझ आ गई है कि अगर तो आपके पास ना एक चीज़ है, लाइक कोई भी अच्छा इसके ना ये आप समझें कि ये ऑर्बिट, एक सेकेंड, ऑर्बिट कर रहा है, राइट। इसका क्या मतलब है, ये छोटा सा के पास और सैटेलाइट है वो ऑर्बिट कर रहा है, अगर तो वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि वो इक्विलिब्रियम है, नो। जिस चीज़ की एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है अंदर है, राइट। एक सेकेंड, मेरा एरो क्यों नहीं जा रहा भाई, एक सेकेंड मैं कोई दूसरा एरो निकाल लेता हूँ। अच्छा, अगर तो आपकी जो डायरेक्शन है एक्सेलरेशन की ये है और वेलोसिटी की ये है, इसका मतलब है कि ये चीज़ कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकती क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन हर बार चेंज हो रही है, राइट। ये इसका आंसर था। अब इसको वर्ड्स में जो लिखना है वो मैं प्रेफर करूँगा कि मार्किंग स्कीम के ही वर्ड्स याद करें, लेकिन क्या लिख सकते हैं, लेट मी सी। यप, एग्जैक्टली। अब मार्किंग की भी जो वर्डिंग है मैं वो एग्जैक्ट लिखूंगा, कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि जो वर्डिंग है मार्किंग की वो भी सेम ही है जो मैंने एक्सप्लेन किया है। क्या होगा, वेलोसिटी चेंजेस, यप बिल्कुल करेक्ट बात है। वेलोसिटी चेंजेस विच causes direction of motion, or direction of motion to be changed, ठीक है। there is an acceleration, okay। Velocity changes which causes direction of motion to be changed, there is an acceleration, perpendicular acceleration होती है towards acceleration, लेकिन ये आप लोग लिख सकते हैं, राइट। और क्या लिख सकते हैं, so due to that
रिजल्टेंट फोर्स इज अप्लाइड यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की बेसिक बात करें, रिजल्टेंट फोर्स इज अप्लाइड सो नॉट इन इक्विलिब्रियम। जब भी ये चीज़ हो ना तो उसमें आप लोगों ने एक्सेलरेशन की बात करनी होती है। अच्छा जी, क्या है क्वेश्चन, क्या है? रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट आर एंड द ऑर्बिटल पीरियड टी। Data for some planets are given in a figure 1.1. Planet C, planet E, planet G, or the relationship between R and T is given by expression। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं सोच रहा था कि हमारे पास एवरेज होनी चाहिए आर की भी और टी की भी। यप, यहाँ पे हम चाहिए कि हाँ, यप, के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हर जगह। यप, एक और है, ये होनी चाहिए यूँ, एक मिनट, यूँ 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 यूँ, राइट। अच्छा जी, यहाँ पे आप कर लें के। सबसे पहले अगर आप लोगों ने इसी एक्सप्रेशन के अंदर ये वैल्यूज़ डालें और के की पहली वैल्यू आ रही है आपके पास 3.5 इंटू 10⁻21, राइट। और सेकंड वैल्यू आएगी आपके पास 3.5 इंटू 10⁻21, राइट। और आखिरी वैल्यू आएगी 3.56 इंटू 10⁻21। इन तीनों का बाइवरेज ले लें और फिर एक वैल्यू रख लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? शो दैट द कॉन्स्ट, एक मिनट मुझे ना चेक करने दें क्या उसने क्या किया है। सही है, चलो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। अच्छा जी, अच्छा जी, शो दैट द कांस्टेंट के इन द एक्सप्रेशन ये है, ठीक है, वेयर जी इज़ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड एम इज़ द मास ऑफ द स्टार। ठीक है, ये वही है जो हमने पीछे करके आए हैं, एम आर ओमेगा स्क्वायर और जी एम एम अपॉन एक्स या आर स्क्वायर कर लेते हैं, राइट। तो ये बेसिकली एम एम कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। नहीं, हम एक काम करते हैं, इसको करते हैं, नहीं एक मिनट, ऐसा करते हैं 2 पाई अपॉन टी करते हैं और इसका स्क्वायर किया, जी एम अपॉन आर क्यूब किया, राइट। आगे क्या होगा, 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर जी एम अपॉन आर क्यूब। आगे क्या करना है हमने, हाँ अब मैंने करना है, एक सेकेंड मुझे, हाँ ठीक है मैं समझ गया हूँ। अब मैंने आर क्यूब इसको ऊपर ले आऊँगा और टी स्क्वायर को वही रखूँगा, आर क्यूब कर लिया अपॉन टी स्क्वायर किया, ये जी एम किया और ये 4 पाई का स्क्वायर किया। अब हमारे पास ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ना, ये वाला, ये किसके इक्वल है, के इक्वल है, ठीक है। ये आपने प्रूव कर दिया, राइट। के इज इक्वल्स टू जी एम 4 पाई स्क्वायर, राइट। ये आपको 3 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। यप, अगला, यूज डाटा फ्रॉम फिगर 1.1 एंड द 3 planets we एवरेज ले ली के की एंड द एक्सप्रेशन फॉर के टू कैलकुलेट द मास एम ऑफ द। अच्छा ठीक है मैं समझ गया हूँ, ये के लिया, जी एम लिया 4 पाई स्क्वायर, राइट। के की वैल्यू हमने उसकी एवरेज ले लेते हैं, 3.5 इंटू 10⁻21, जी इज 6.67 माइनस 11 मास 4 पाई का स्क्वायर।
2.707 2 एक सेकेंड यप यप ये आपके पास इसका भी आंसर आ गया। 6 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। 7 क्वेश्चन करते आ जाते हैं भाई, क्या कहता है 7 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन 2018 के ग्रेविटेशनल फील्ड में बी रिप्रेजेंटेड बाय द लाइंस, एक सेकेंड, हाँ, द ग्रेविटेशनल फील्ड may be represented by the lines of gravitational force. What is meant by the line of gravitational force? Like field lines को show करती है, gravitational force के show करनी है, लेकिन but still let me see it from the marking scheme. To the point आंसर क्या है? और अच्छा ठीक है, इन्होंने थोड़ी सी और वर्डिंग थोड़ी सी इस्तेमाल की भी है। उन्होंने कहा कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स ही बताती है, राइट। आई थिंक वो भी इनफ होगा। 3 लाइनें दी हुई हैं, लेकिन मार्किंग स्कीम थोड़ा सा डिफरेंट कर रही है बात, लेकिन आई थिंक याद कर लेनी चाहिए। लाइन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स शो करती है ऑन अ स्मॉल टेस्ट मैस, राइट। ये याद कर लेंगे हम। डायरेक्शन ऑफ फोर्स yep direction of force on a small test mass, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है? बाय रेफरेंस टू द लाइंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स near the surface of earth explain why the gravitational field is g close to the earth's surface is approximately constant। मैं बताता हूँ, हाँ ठीक है, मैं समझ गया उसको कैसे आंसर किया जाएगा। ये आपने लिया एक छोटा सा, इसकी ट्रांसपेरेंसी की बिल्कुल इधर, राइट, ओके, एक मिनट, हाँ, ये आपने लिया। अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि यहाँ से लेके ना ये जो डिस्टेंस है आपका सेंटर से, ये राइट, ये डिस्टेंस जो आ ना आपका, इस डिस्टेंस से ये आपको मिसाल के तौर पे अर्थ के ऊपर का डिस्टेंस है। ये मिसाल के तौर पे आपके पास है आर, ये भी है आपका आर है, राइट, मिसाल के तौर पे। लेकिन ये जो आपका डिस्टेंस है ना फ्रॉम सेंटर ऑफ द, ये जो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ बहुत ज़्यादा है, जो ये डिस्टेंस है ये वाला। लाइक आप बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग पे खड़े हो और बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग से के ऊपर आपको जी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कोई भारापन आ रहा है, नहीं ऐसा कोई नहीं, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिल्कुल अलग चीज़ है। वहाँ पे जी की वैल्यू तो कंप्रोमाइज़ नहीं ना हो रही। अगर जी की वैल्यू नहीं कंप्रोमाइज़ हो रही, इसका क्या मतलब है कि जी का कोई इफेक्ट चेंज नहीं हुआ। इसकी वजह ये है कि जो अर्थ का रेडियस है, लाइक इतना ज़्यादा डिस्टेंस है उसका कंपेरेबल, कि आपने थोड़ा सा बुर्ज खलीफा के ऊपर आपने डिस्टेंस नापा है या मेजर किया है। अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये जो होगा ना आर प्लस आर, ये अप्रॉक्सीमेटली आर ही है, कोई चेंजिंग नहीं होगी। दिस इज़ वाई द जी इज़ क्लोज टू कॉन्स्ट। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है, वर्किंग हम जो उठाएंगे मार्किंग स्कीम की उठाएंगे। लेट मी कॉपी इट। क्वेश्चन कौन सा है ये? 7 पे पहुंच भी गए हैं। अच्छा ठीक है, मार्किंग स्कीम ने सबसे पहले तो हमें बताया कि ठीक है फील्ड की, ठीक है, लाइंस आर रेडियल, सही है। मतलब उन्होंने एक पॉइंट दिया हुआ था, लाइन ऑफ, एक मिनट, लाइन आर रेडियल, बल्कि लाइन आर रेडियल, रेडियल वाली कहानी मैं कब से घंटे से सुना रहा हूँ, याद हो गई होगी अभी तक। अच्छा जी, आगे है, अगली वही एग्जैक्ट वही बात है कि अर्थ हैज़ अ लार्ज रेडियस। ठीक है, ये वाली चीज़ एग्जैक्ट कॉपी करके यहाँ लिख लेंगे, ये है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है? ठीक है, पैरेलल लाइंस का मतलब है कांस्टेंट फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। पैरेलल लाइन मीन्स कांस्टेंट फील्ड स्ट्रेंथ। वो तो अभी भी पता है कि सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, जी की वैल्यू हर पॉइंट पे सेम होती है, राइट। लाइक
ये लाइक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला भी, ये मैंने बहुत रेयर दिया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन स्मॉल टेस्ट मास, ये ऐसा सच लिखेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि द मून मे बी कंसिडर्ड टू बी इन अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस this much kilometer and mass of this much kg. The moon has no atmosphere. ठीक है, the moon may be considered to be a uniform sphere of diameter. अगला क्या है? During a collision of the moon with meteoroid, a rock is thrown vertically up from the surface of the moon with the speed of this much kilometer. ये आपका बेसिकली ये है, ये आपका ट्रांसपेरेंट हो गया। और यहाँ पे हमें समझ आई है बात की कि आपके पास जो मीटरॉइड के साथ भी आपका टक्कर हुई है, बेसिकली ये मीटरॉइड समझें, ये टक्कर हुई है आपकी। यस, समझ जाने के लिए बस इनफ है। द ड्यूरिंग कोलिजन ऑफ मून विद रॉक इज थ्रोन वर्टिकली अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून। ठीक है, आप समझे कि एक वहाँ से उसकी टक्कर की वजह से एक मून का टुकड़ा है और ये यहाँ से उड़ के गया। ठीक है, ये स्पीड क्या थी उसकी? 2.8, राइट। अच्छा जी, yep. Assume the moon is isolated in space. Determine whether the rock will travel out in a distant space or return to the moon's surface. Basically speed बतानी है, right? यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका है कि आपके पास जब भी स्पीड की बात हो ना, तो खामोशी से ½ mv² लगाएं और g/m/r² कर दें। m तो कैंसिल हो गया, ये बचा ½ v², g/m/r², राइट। और अक्सर कुछ सिचुएशन होती है जिसमें mv² होता है, लेकिन वो डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं। ये ½ mv² वाली सिचुएशन है। v² क्या हो गया? 2gm/r² हो गया। और अब आपके पास आएगा gm/r², राइट। यप, r², ½ mv²। एक सेकेंड, एक कन्फ्यूजन हो रही है मुझे। r² होगा gm/r², ये तो फोर्स है ना। फोर्स को हमने एक सेकेंड, मुझे एक चीज़ कंफर्म करनी होगी। एक सेकेंड, गिव मी जस्ट फ्यू सेकेंड्स, मुझे कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं कंफर्म कर लूँ कि मैं एक सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ कि रॉन्ग डायरेक्शन में। एक सेकेंड, just give me a few seconds. अच्छा, एक तो ये सिचुएशन है ना, एक और भी सिचुएशन थी। ठीक है, ये मैं सिचुएशन देख रहा था, मैं समझ गया हूँ। ठीक है, सही है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे मैं सही, ठीक था। अच्छा, ये क्या लॉजिक है, मैंने ऐसा क्यों किया है? लेट मी टेल यू। सबसे पहले आपके पास थी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी,
इनिशियल ग्रेविटेशनल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल बेसिकली। फिर फाइनल्स वाले हैं, फाइनल्स वाले तो काइनेटिक एनर्जी हो या जीपी हो, राइट। 0 + 0 थे, राइट। यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वाला कौन सा पार्ट था, ½ mv² था। और जो दूसरा पार्ट था वो कौन सा पार्ट था, वो क्योंकि पोटेंशियल है ना, तो आई थिंक माइनस में होगा। यप, ये आपको हमेशा माइनस में होता है, -gm/r, राइट। अगर तो ये यूँ है, फिर ये होगा ½ mv² gm/r, राइट। अब आपके पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो ये एक्सप्रेशन बनेगा, राइट। ये मेरे से भी गलती हो सकती है, तो आप लोगों से भी हो सकती है। ओके, तभी 4 मार्क है भाई। अच्छा जी, अब आपके पास एक्सप्रेशन तो आ गया ना, आगे क्या होगा। 2 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास। मास क्या है, मास है 7.4 इंटू 10⁻22, राइट। यप, और आर के डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस गिवन है कहीं, डिस्टेंस 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 डिस्टेंस, एक सेकेंड, रेडियस, एक मिनट, आपके पास जी लिख दिया है, 2g भी हो गया, मास भी लिख दिया है, डिस्टेंस ऊपर गिवन था, राइट। डिस्टेंस है 3.4, ओके, इंटू 10⁻3 इंटू, हाँ हर चीज़ किलोमीटर में है, वही मैं कंफ्यूज हो रहा था। लेट मी कंफर्म इट, ये क्या आंसर आ रहा है। 2 इंटू 6.7.4 22, 3.4 2.90, आई थिंक। हाँ, मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ इसका। एक सेकेंड, एक मिनट, मुझे ना मार्किंग स्कीम से कंफर्म कर लेने दे, एक सेकेंड। अच्छा जी, मार्किंग स्कीम कहती है, एक सेकेंड, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा मुझे इसने घुमाया एक सेकेंड के लिए, और लेट मी कंफर्म इट। हमने क्या मिस किया है इधर। अब हमने, एक सेकेंड, अच्छा काफ़ी तरीक़ों से किया है बच्चों ने सॉल्व ये, कि आप इसको स्पीड में भी दे सकते हैं, 2, ठीक है। हाँ, मैंने यही मिस्टेक, एक सेकेंड, अगर तो मैं 10⁻, हाँ अगर मैं यहाँ की 10⁻3 करता हूँ एक सेकेंड के लिए, अब क्या बनेगा, जी और एम, मैस, मैस तो किलोग्राम में था, ये आपको आ गया मीटर में, और आपके पास आंसर आ रहा है इधर से 2.4 10⁻3 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये आपको, आपका जो होगा ये रिटर्न करेगा वापस, नहीं नहीं, ये रिटर्न करेगा, क्योंकि ये वाली स्पीड जो है आपकी 2.4 कम है, और 2.8 किलोमीटर पर सेकेंड आपकी स्पीड ज़्यादा है, राइट। ये वाली स्पीड आपकी रिटर्न करेगी, ओके। आई थिंक क्वेश्चन 7 तक इनफ है आज के लिए। कल से हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे, 8 8 16, लाइक 2-3 दिन की मार है सारा, लाइक जितने क्वेश्चन है सारे कर देंगे। ठीक है, खुदा हाफिज़।